किसी देश की विदेश नीति ही उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करती है। अब हालांकि उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करने के लिए तो विदेश नीति का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, परंतु स्वयं विदेश नीति अपना आकार जो लेती है उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेटर कारक होता है उस देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट, अर्थात उस देश का अपना राष्ट्रहित, उस देश की या देश विशेष की विदेश नीति को एक आकार देने का काम करता है। मित्रों, विदेश नीति एक उपकरण होती है जिससे कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधता है, अर्थात हासिल करता है। अब हो भी क्यों ना, सांगठनिक स्तर पर चाहे चर्चा देशों की करें या व्यक्तिगत स्तर पर किसी व्यक्ति की, हर कोई सजीव और विवेकशील व्यक्ति या संगठन अपने हित को ही साधने को प्रथम प्राथमिकता देता है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम आज की अपनी इस संध्याकालीन परिचर्चा में बहुत खास और एक समसामयिक घटना की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें। इससे पहले सभी लोगों का स्वागत है जो जुड़ चुके हैं, अपने दोस्तों को इनवाइट कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं जितेंद्र यादव और आज हम एक समाचार को केंद्र में रखते हुए भारत और चाइना के संबंधों के संदर्भ में कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत का जो केंद्रीय विषय है वो रहेगा कि विदेश नीति क्या इसका चाल चलन होता है, क्या कारक इसके निर्धारक होते हैं और कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं। जैसा कि हमने अपनी चर्चा आरंभ की कि इसके निर्धारक कारकों में तो बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित सर्वप्रमुख कारक होता है। ठीक वैसे ही इसके प्रभावक कारकों पर भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था कि हमने सैद्धांतिक रूप में पढ़ा है कि विदेश नीति के निर्धारित करने वाले कारकों में या प्रभावित करने वाले कारकों में सांस्कृतिक कारक भी अपना महत्व निभाते हैं, अपना रोल अदा करते हैं। आर्थिक कारक का भी बड़ा रोल होता है और राजनीतिक कारकों का भी बड़ा रोल होता है। अगर नेपोलियन के शब्दों में बात करें तो भौगोलिक कारक भी बहुत इम्पोर्टेंस जो है उनका भी होता है। तो आप देखेंगे कि इतने सारे कारकों में क्या भारत चीन के संबंधों को संदर्भ में रखते हुए यदि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो हम पाएंगे कि सांस्कृतिक कारक उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखते। इन्हीं चर्चाओं के बीच में संदर्भ में हम मार्गिंथु की यथार्थवाद की प्रासंगिकता को भी परखेंगे। उसके साथ जॉन मर्साइमर के नव यथार्थवाद को देखेंगे, केनेथ वाल्ट्ज के नव यथार्थवाद को देखेंगे, या मर्साइमर का नव यथार्थवाद स्थायित्व सिद्धांत चलता है उसकी प्रासंगिकता को भी देखने की कोशिश करेंगे। साथ साथ मस्टन डूनो के डिफेंसिव जो रियलिज्म है अर्थात रक्षात्मक यथार्थवाद, उसकी भी प्रासंगिकता को परखते हुए फरीद ज़कारिया के नव शास्त्रीय यथार्थवाद की क्या प्रासंगिकता है, इन सब बातों को विद्यार्थियों के हित में थोड़ा सा एकेडमिक परिचर्चाओं में इसे मैं मोड़ने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश रहता है जिसकी विदेश नीति की एक बहुत महत्वपूर्ण पंचलाइन बन गई है कि बात और घात। अगर आपसे कोई ये कहे कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता ही बात और घात बन गई है, मित्रों आप इस शब्द से तुरंत समझ सकते हैं कि बात और घात की जो आइडेंटिटी है फॉरेन पॉलिसी में वो निसंदेह चाइना की है। इसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, भारत आज़ाद होते ही 29 अप्रैल 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य जो पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील समझौता एक तरफ बात थी और उसके तुरंत बाद उन्होंने युद्ध के रूप में अपना परिचय दे दिया कि बात के साथ हम घात भी करते हैं। अब यहाँ
थोड़ा सा विचित्र अपनी बातचीत में थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे ज़रूर मैं देना चाहूँगा कि जहाँ पे पंचशील जैसे सिद्धांतों को केंद्र में रखते हैं, बेशक ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ समझौता तिब्बत के संदर्भ में था कि भारत चीन की आधिपत्य तिब्बत पर स्वीकार कर लेगा और भारत और चाइना के संबंध पटरी पर आ जाएंगे। बेशक ये उसके संबंध में था, परंतु यहाँ एक चर्चा करना ज़रूरी हो गया है कि हमारी तो सांस्कृतिक पहचान या हमारे सांस्कृतिक आइडेंटिटी में वसुधैव कुटुंबकम की चीज़ हमेशा से रही है, सर्वधर्म संभाव का गुण हमेशा से रहा है। पर क्या चाइना की संस्कृति भी उसे वसुधैव कुटुंबकम सिखाती है? पंचशील जैसे बुद्धिज्म के आधारभूत सिद्धांतों को विदेश नीति में क्रियान्वित करते समय वो बड़े सीना तान के इस पर हस्ताक्षर करता है और उसको वायलेशन करते वक्त या उसको तोड़ते वक्त, उसका अतिक्रमण करते वक्त उसे बिल्कुल बेशर्मी नहीं आती। तो ये दोगलापन उसके चरित्र में है या कोई और कारक हैं जो उसकी विदेश नीति को इस दोगलेपन के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं? इन चीज़ों की समीक्षा हम यथार्थवाद के सिद्धांतों के साथ करेंगे। इसमें मार्क्सवाद भी आ जाएगा, आपका संरचनात्मक यथार्थवाद की चर्चा या नव उदारवादी विचारों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। बहुत संक्षेप में इसको ज़्यादा क्लिष्ट नहीं बनाऊंगा, पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरे विद्यार्थी और दोस्त जो जुड़ चुके हैं सब लोग इसे शेयर कर दीजिए अधिकतम। और आप ये मत समझना कि शेयर का मुझे नोटिस नहीं मिलता है, आपने जितना शेयर किया उतना बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विचार और व्याख्या हों बेहतर होता है, एक अच्छी समझ विकसित करने में हमें मदद मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये पंचशील आखिर थे क्या? फैक्चुअल रूप से आप जानते हैं, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर पहले चलकर आक्रमण ना करना अर्थात अनाक्रमण की नीति, अहस्तक्षेप की नीति मतलब अपनी तरफ से एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं डालेंगे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते वक्त समानता का व्यवहार करेंगे, और अंत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रूप में पांचवा सिद्धांत। ये था पंचशील समझौता जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। चलिए अभी फिर ऐसा क्या है, ये चीज़ें जो बौद्धिज्म का आधार स्तंभ हुआ करती थी ये उसको पुश्तैनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मिली थी, तो फिर अचानक से चाइना इसको छोड़कर पूरी तरह यथार्थवादी कैसे हुआ? आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा चाइना के ढांचे को बता देता हूं, और यहाँ मैं जो बोलने वाला हूं मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ही करूँगा। देखिए, जम्बूद्वीप नाम का एक भौगोलिक प्रदेश था। जम्बूद्वीप नाम का एक भौगोलिक प्रदेश जब कोई बोलता है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की जो बातें हैं वो अपने ऐतिहासिक अवलंबों के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की सोच को लेकर ही आ रहा है, या इसी के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। जम्बूद्वीप कहा जाता था जो लगभग मध्य एशिया तक, उधर पश्चिम एशिया में खाड़ी देशों तक, और पूर्व में चीन भी उसका हिस्सा था। मित्रों, मैं वैदिक युग की बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी बस चर्चा मात्र है यहाँ पे। अब जो मैं बोलने वाला हूँ इस चीज़ का उल्लेख जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नाम के एक जैन ग्रंथ में मिलता है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नाम का जैन ग्रंथ ये कहता है कि जम्बूद्वीप का एक राजा था अग्निघ्र नाम का, उसके 9 संतानें थी जिसमें से एक बेटे का नाम था हरिवर्ष। तो उसने अपने इस हरिवर्ष नाम के बेटे को, इन सब बेटों को अलग अलग बड़े बड़े भूभाग राज्य करने के लिए दिए, और इनमें से एक भूभाग का नाम था हरिवर्ष जो आज का चीन कहलाता है। तो राजा हरिवर्ष जो कि अग्निघ्र का बेटा था, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म अर्थात जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं पाली भाषा में लिखे गए उनके अनुसार, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति नाम के ग्रंथ के अनुसार उन्होंने ये हरिवर्ष को सौंपा, उसी के नाम पर उस देश का नाम हरिवर्ष पड़ गया। तो तब वहाँ कौन सा धर्म था? जब भारतीय राज वहाँ पे शुरू हुआ एक तरह से, तब वहाँ पे कौन सा राज था? देखिए, ये वैदिक युग की बात है। उसी समय भारत में वैदिक धर्म चल रहा था। जब बुद्ध का जन्म होता है, इधर ईरान में जरथुस्त्र का डंका बज रहा था,
तो चाइना में बौद्धिज्म आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या बौद्धिज्म से पहले भी कोई और धर्म वहाँ पे था? मित्रों याद रखना, ईसाइयत का और इस्लाम का नामो निशान भी नहीं था। ये उस दौर की बात है। हमारी जड़ें इतनी गहरी आपस में एक दूसरे से मिली हुई हैं। चाइना के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए मैं थोड़े से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जा रहा हूँ, थोड़े से इतिहास की बातों को यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कैसे इस जो है ऐतिहासिक समानताएं थी, उनकी संस्कृति को समझने में ये चीज़ आपको मदद करेगी। उस वक्त वहाँ पे ताओवाद, मोहीवाद और न्यायवाद नाम के 3 अलग अलग धर्म प्रचलित थे, 3 अलग अलग मान्यताएं या मत प्रचलित थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ताओवाद, मोहीवाद और न्यायवाद। इन तीनों को एकता के सूत्र में बांधा, इन तीनों में आपसी विरोधों को मिटाया बुद्धिज्म ने। आपने हेनसांग, इत्सिंग इत्यादि की यात्राओं को इतिहास में पढ़ा होगा। चाइनीज़ यात्री आए तो यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ बौद्धिज्म वहाँ फैला। अब इसके कारकों पर इतिहास के विद्यार्थी चर्चा करेंगे कि बौद्धिज्म अचानक से क्यों फैला, वो बाद की चर्चाओं का विषय है। तो मैं बात कर रहा था ताओवाद, मोहीवाद और न्यायवाद की। ये तीनों के तीनों जो मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, इनको एकता के सूत्र में बौद्धिज्म ने बांधा और बौद्धिज्म वहाँ पर तेजी से प्रसारित होने लगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक इतर तथ्य आपको बताता हूँ। आप फैक्चुअल रूप में तो ये सुनते हैं कि चाइना नास्तिक देश है। मित्रों यहाँ नास्तिक और आस्तिक जो शब्दावली है, इस शब्दावली का अर्थ बिल्कुल अलग संदर्भ में लिया जाता है। नास्तिक हमारे संदर्भ में उसे कहा जाता है जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखता हो, और आस्तिक कहा जाता है जो वेदों की सत्ता में विश्वास रखता हो, और नास्तिक वो कहलाता है जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। इस अर्थ में चाइना नास्तिक देश है। बेशक उसकी, अब देखिए कैसे बौद्धिज्म वहाँ एक दया, प्रेम, वात्सल्य और स्नेह की मान्यताओं वाला, प्रेम की और अहिंसा की जड़ों पर टिका हुआ महानतम धर्म वहाँ बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ है। तो भी उस देश की खुद की क्रियाविधि और गतिविधियाँ किस स्तर पर बिगड़ी हुई हैं को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो बौद्धिज्म ने वहाँ पर 3 अलग अलग विचारधाराओं को रिप्लेस किया, ताओवाद को, मोहीवाद को और न्यायवाद को। और बौद्धिज्म की भी 3 शाखाएं चाइना में प्रचलित हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो ह्वान शाखा है। ह्वान शाखा लगभग पूरे चीन में है, बहुतायत में है। एक आता है, इस ह्वान शाखा की ही एक शाखा है तिब्बती बौद्ध, जो उत्तरी प्रांतों में प्रचलित है। और एक आता है पाली बौद्ध, जो हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के मान्यता और प्रचलन में है। तो कुल मिला के बौद्ध धर्म की चाइना में कितनी शाखाएं हो गई? 3 शाखाएं। मैं रिपीट कर देता हूँ, ह्वान शाखा, तिब्बती शाखा और पाली शाखा। अब मित्रों चाइना की कुल जनसंख्या का, इतनी बहुत बड़ी जनसंख्या का 65 से 68% लगभग बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले। इसका मतलब उनकी रगों में तो अहिंसा का पाठ दौड़ना चाहिए। आप सोचोगे सर कि बौद्धिज्म तो बहुत प्रेम सिखाता है, दबे कुचलों के साथ रहता है और समाज के अंतिम तक भी पहुंचने की बात करता है, फिर उसमें ये अचानक से इस तरह का सब कुछ राज्य के अधीन और माओवाद प्रकार कैसे पनपा? चलिए इसको बाद में समझते हैं। बस मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि उनकी संस्कृति की जड़ें अहिंसा पर टिकी हुई हैं। बौद्धिज्म इतना व्यापक फैला हुआ है तो भी वहाँ की सरकार की प्रवृत्ति किस तरह से यथार्थवादी हो गई। अब मैं वापस आता हूँ फॉरेन पॉलिसी की चर्चा पर। तो फॉरेन पॉलिसी में अक्सर ये कहा जाता है, बहुत सारे विदेश नीति को या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्याख्यात करने के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त दृष्टिकोण रियलिज्म कहलाता है। मार्गेंथ्यू का यथार्थवाद सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है, क्योंकि वो कहता है कि संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं, इन संबंधों की जड़ें अपनी अपनी आवश्यकताओं पर डिपेंड रहती हैं। अर्थात किसी भी देश को व्यवहार करते वक्त सबसे जरूरी चीज़ व्यवहारिकता का परिचय देना चाहिए। अपने राष्ट्र हित को साधने के लिए जो जरूरी है वही करना चाहिए। एक सरल भाषा में मैंने आपको बताया। इस पर इस कदर एग्जीक्यूशन कर रहा है चाइना। अभी चलिए हाल की जो घटना हो रही है, हमारा जो तनाव है, मैं उस पर लेकर आता हूँ अभी इस चर्चा को। अब देखिए, आपने देखा कि विदेश नीति में ऐतिहासिक तत्वों का तो कोई बहुत बड़ा रोल अब वर्तमान में नहीं रह गया है। तो अगर मैं बात करूँ विदेश नीति की समीक्षा की, तो आप कहोगे सर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक तो हमने उदाहरण सहित अभी अभी समझा, ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। अब यथार्थवाद ने इन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है एक तरह से, और पूरी तरह से अब सबसे मेजर कारक जो विदेश नीति को निर्धारित करता है वो नेशनल इंटरेस्ट ही रह गया है। हम अब इतिहास की दुहाई नहीं दे सकते, उतना नहीं चलता। तो इसका मतलब तो बहुत सारे जो इसके अप्रोचेज हैं, जैसे मार्क्सवाद है,
मार्क्सवादी दृष्टिकोण वो ये कहता है कि एक जो है समाजवादी देश को दूसरे समाजवादी चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो लगभग अप्रासंगिक हो जाती हैं। बेशक कहीं ना कहीं उलझा हुआ नजरिया देखने को मिलता होगा, परंतु अप्रासंगिक हो जाती हैं। हर देश अपने फायदे की सोचता है ओवरऑल। अब मैं सीधा हमारा जो संघर्ष है, इस संघर्ष की प्रासंगिकता क्यों है? चाइना और भारत का वर्तमान में चल रहा जो संघर्ष है, क्या ये अभी जो संघर्ष है इसका कोई औचित्य है? क्या ये प्रासंगिक है? इसकी चर्चा मैंने पहले आपको की थी कि चाइना का ये संघर्ष करना मुनासिब है। मुझे डोकलाम से बहुत आगे जाता नजर आ रहा है ये संघर्ष। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे हित हैं। मैंने पहले की परिचर्चाओं में आपको ये बताया भी था कि भारत का 370 को हटाना, आतंकवाद को समाप्त करना, इसी तरह भारत का पीओके पर कंसंट्रेट होना, उनके पीओके पर कंसंट्रेशन से उनका जो है खतरे में पड़ जाता है, बहुत बड़ा आर्थिक हित खतरे में पड़ जाता है। सी पैक और OBOR जैसे प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाते हैं। इसलिए चाइना का अब ये मजबूरी या गलफांस हो चुकी है। वैसे भी शक्ति रिक्तता का सिद्धांत जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो ये कहता है कि किसी भी क्षेत्र में वैक्यूम ऑफ पावर नहीं रहता, वहाँ किसी न किसी शक्ति को तो वो जगह भरनी होती है। इसलिए दक्षिण एशियाई राजनीति में मुखर या सरपंची की लालसा में चीन अग्रेसिव भूमिका निभा रहा है और वो ऐसा करेगा किसी भी कीमत पर, चाहे उसे कीमत बड़ी से बड़ी अदा करनी पड़े, पर वो पीछे नहीं हटेगा। निसंदेह इसे पाकिस्तानों से चलने वाला संघर्ष नहीं समझे भारत। उनकी, आप भी इस चीज को ध्यान में रख लें कि बात और घात की नीति उनकी रही है। बेशक अभी जो हमारी सैनिक कमांडर स्तर की जो बातचीत चल रही है उसमें बेशक उन्होंने पीछे हटने की बात कही है, हाल का न्यूज़ है, परंतु उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ समाचार बता देता हूं कि अभी भारत के जितने सैनिक लद्दाख में तैनात हैं उससे लगभग 6 गुना सैनिक उन्होंने 856 किलोमीटर लंबी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर तैनात कर दिए हैं। कितने? 6 गुना। मित्रों याद रखना इस बात को कि वहां की PLA के 6, अभी देखिए उनकी रणनीति एकदम तेजी से, आप समझ रहे हैं समाचारों के उसमें जाके गलतफहमी में रह रहे हैं कि वो पीछे हट रहा है, कि थोड़ी सी समीक्षा कर लेते। एक बार फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। हाल का न्यूज ये है, हाल फिलहाल का आजकल की पोजीशन ये है उसकी कि उन्होंने 856 किलोमीटर लंबी LAC पर भारी जमावड़ा कर लिया है। वास्तव में उनका हमारी जो गलवान घाटी है और पेंगोंग झील है उनके पीछे और ऊपर जो बेस है वो बहुत मजबूत पोजीशन में आ बैठे हैं। पेंगोंग झील के उस तरफ, यानी कि उनकी स्थिति में देखें तो ये वेस्ट साउथ पड़ता है। वेस्ट साउथ में खारनुक नाम का फोर्ट है, खारनुक फोर्ट, जो उन्होंने बेस बना लिया है और इस पर भारी सेना का जमावड़ा फिलहाल उन्होंने कर दिया है, लगभग हमसे 6 गुना। एक और तथ्य ये है कि इसके साथ साथ उन्होंने आर्टिलरी, अपनी मिसाइल रेजिमेंट और उनकी जो है जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, अपनी सेना की सबसे ज़्यादा ताकतवर कोर वो मानता है, उनकी रॉकेट रेजिमेंट को भी उन्होंने तैनात कर दिया है। उन्होंने फिलहाल उनकी रॉकेट रेजिमेंट जो कुछ समय पहले तक आर्टिलरी की 2nd डिवीज़न कहलाती थी, अभी उन्होंने उसको तैनात किया है। तो इतना सब करने के पीछे देखिए, एक तरफ तो वो बातचीत की टेबल पर बैठा है और एक तरफ अब यहाँ राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी अपने कान खोलकर बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने कि एक तरफ तो वो बातचीत की मेज पर बैठा है और दूसरी तरफ पीछे से इतना जबरदस्त सैन्य जमावड़ा कर रहा है। ये क्या है? ये दोगला व्यवहार। यस, विदेश नीति में ऐसा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसा किया जाता है। विदेश नीति में एक थ्योरी चलती है जिसे बार्गेनिंग थ्योरी कहते हैं कि आप जब बातचीत की, ये कहता है कि बातचीत की टेबल पर जब आप बैठे हैं तो इतने सारे ऑप्शंस आप रखिए, ढेर सारे, जितनी अधिक बार्गेनिंग आप करोगे उतनी अधिक फायदे में रहोगे। और ये नेगोशिएशन करने की पोजीशन वो जब आएगा जब वो एक तरह से पूरा दबाव में ले लेगा, एक तरह का दबाव बनाकर रखेगा, एक तरफ बातचीत दूसरी तरफ दबाव, प्रेशर। तो ये यथार्थवाद की ही एक उपशाखा के रूप में होता है। ये यथार्थवाद की तरह केनेथ वाल्स के विस्तृत विचार हैं जो बार्गेनिंग थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो बार्गेनिंग करना चाह रहा है भारत के साथ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा 20-30 सेकेंड के लिए डिस्टर्ब करूँगा और निवेदन करूँगा कि आप लोग इसे मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अपनी परिचर्चा में मज़े जब आते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इसमें भागीदारी निभाएं। तो दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए और फटाफट से एक बार शेयर भी कर दें। मैं कंक्लूजन पर ले चल रहा हूँ इस बातचीत को, बट बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है। मैं बार्गेनिंग थ्योरी और यथार्थवाद के महत्व को, ऐतिहासिक प्रासंगिकता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ
कि क्या विदेश नीति को प्रभावित करने में आज भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्व ज़्यादा प्रभावशाली हैं या फिर यथार्थवाद ज़्यादा प्रभावशाली है? इस चीज़ को देखने के लिए चलिए, हाँ मैं बात कर रहा था। अब देखिए उनकी फ़िलॉसफी क्या है। उन्होंने रॉकेट रेजिमेंट को वहाँ तैनात कर दिया है, उन्होंने HQ-9 और HQ-16 जो बड़ी विश्वसनीय सरफेस टू एयर मिसाइल हैं वो तैनात कर दी हैं और बहुत ज़्यादा की तादाद में तैनात कर दी हैं। देखिए चाइना की जो पॉलिसी, चाइना की जो रक्षात्मक आक्रामक जो रणनीति होती है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ USSR जो था यानी सोवियत रूस की रणनीति को ही फॉलो करता है। उसकी एक USSR की एक फिलॉसफी हुआ करती थी, वो अपनी एयर डिफेंस स्ट्रेटजी में वो अपनी जो है डिफेंस स्ट्रेटजी में एयर डिफेंस को सबसे ज़्यादा महत्व देता था। उसमें क्या करते थे, सबसे पहले छोटी, फिर उस कम दूरी की मारक मिसाइलें तैनात करते, फिर उसके बाद बड़ी दूरी की, उसके बाद और भी बड़ी दूरी की, एक लेयर की तरह सजाते जाते थे। यानी कुछ पिरामिड की तरह की, आगे कम संख्या, कम मारक, फिर और ज़्यादा और भारी जमावड़ा वो करते थे। ये USSR की फिलॉसफी थी। ऐसा ही उन्होंने वर्तमान में किया है। पर अब यहाँ आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये कितनी मारक होती है, कितनी प्रभावी है, बेशक उनकी HQ-9 और HQ-16 बहुत घातक मिसाइलें हैं, परंतु इनका तोड़ भी है। ये जो रणनीति है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो प्लानिंग है, ये बहुत पहले 1973 में आजमाई जा चुकी है। आपको याद होगा खाड़ी देशों के साथ युद्ध हुआ था इजराइल का, और बहुत कम समय में बहुत सारे सम्मिलित देशों को उन्होंने, यानी 6 दिन में 6 देशों को एक साथ उन्होंने हरा दिया था। तो इसका तोड़ भी इजराइल ने निकाल रखा था कि कैसे इससे पार पाना है। और इजराइल आप जानते हैं भारत के पूरी तरह रणनीतिक साझेदार है और बहुत अभिन्न मित्र है। तो अच्छा, इसकी एक कमी भी होती है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या होता है, एयर डिफेंस जो है सारा का सारा डिपेंड करता है रडार बेस पर, और रडार जो काम करते हैं वो करते हैं लाइन ऑफ साइट पर काम करते हैं, अर्थात दृश्य सीमा या दृश्य जो उनकी देखने की या उनकी तरंगों को पकड़ने की एक सीमा होती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में ये रणनीति लगभग असफल हो जाती है। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब ऐसे में काउंटर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है नीची उड़ान भरने वाले विमान या हमारे ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इन सब फैक्ट को बाद की चीज़ें हैं। अब ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, परंतु मेरा आज की बातचीत का उद्देश्य आपको सिर्फ इतना बताना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में, विदेश नीतियों के संचालन में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनी जगह होता है, और उस यथार्थवादी दृष्टिकोण में भी विभिन्न मोड़ आ सकते हैं। देखिए कैसे चाइना बार्गेनिंग थ्योरी को अप्लाई कर रहा है। तो आज की परिचर्चा में आपने व्यवहारिक रूप से बार्गेनिंग थ्योरी को समझने की कोशिश की कि बातचीत, एक तरफ बातचीत की टेबल पर बैठे हैं और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं। तो क्या युद्ध होगा? अब आपका भोला दिमाग ऐसा सवाल दाग सकता है कि तो क्या युद्ध होगा? देखिए युद्ध की संभावनाएं ऐसी स्थिति में होती भी हैं और नहीं भी। बड़े बड़े रणनीति, अगर अब यहाँ पे थोड़ा इतिहास काम करेगा, चाइना का अतीत रहा है। अब चाइना का जो उनका इतना बड़ा प्रेस्टीज दाव पर लगी हुई है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो अभी दूसरी बात, मैं एक फैक्ट और बताऊंगा कि इसी के साथ साथ LAC के साथ LOC भी गरमाने वाला है। आप ध्यान दें इस बात का कि उधर से पाकिस्तान ने भी आर्टिलरी का भारी जमावड़ा जो है शुरू कर दिया है। तो इधर ओवरऑल लंबा खींचेगा तनाव, सीधा उद्देश्य है चाइना का इस तनाव को जितना लंबा खींचेगा वो समझ सकता है कि सीमित संसाधनों के साथ प्रतिद्वंदी देश उतना ही जल्दी घुटने टेकता है। संघर्ष सीमित होगा पर उसकी समय सीमा लंबी जाएगी। जितना लंबा खींचेंगे उतनी ज़्यादा बार्गेनिंग संभव होगी। तो मित्रों, ये थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बार्गेनिंग थ्योरी। और यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में एक भी लोग हाय हेलो के अलावा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं मुझे, ना ही आप लोग शेयर कर रहे हो और ना ही आपके सवाल आ रहे हैं। यस, हीरा बढ़ाना जी बहुत जिम्मेदार सैनिक हैं, हमारे भारतीय सेना के लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। शिवराज जी, सुरेंद्र जी, सभी का स्वागत है। आप लोग की कोई जिज्ञासा हो, अभी वर्तमान के भारत चीन संबंधों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जिज्ञासु लोग या रक्षा विशेषज्ञता से संबंधित कोई पहलू या राजनीति विज्ञान की कोई करवटों से संबंधित आपके जिज्ञासा आ रही हो तो मुझसे पूछ सकता है। अपनी बातचीत अनवरत चलनी चाहिए। मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स से, आपके सवालों का। चलिए
मुझे लगता है आप लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि किताबों में किताबी पन्नों को खंगालते खंगालते ही नमस्कार संदीप जी, और राजनीति विज्ञानी बनना चाहते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान जब राजनीति एक व्यवस्थित समाज में संपन्न की जाने वाली क्रियाओं का रूप है जो संगठन और व्यक्तियों के मध्य की जाती हैं, तो उसे सिर्फ सिद्धांतों से नहीं, उसे व्यवहार में परिणत करते हुए हम समझेंगे और पढ़ेंगे। मेरी आपसे हमेशा यही दरख्वास्त और गुजारिश रहती है कि अगर इस विषय को सरलता से समझना है तो व्यवहार में परिणत करके समझिए। हर विषय के दो पहलू होते हैं। सामाजिक विज्ञानों के तो कम से कम दो पहलू निश्चित रूप से होते हैं, एक व्यवहारिक पक्ष और एक सैद्धांतिक पक्ष। आप व्यवहार में सिद्धांतों को खोज कर निकालना सीखिए, आप उन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना सीखिए, तो वो पढ़ी गई थ्योरी या की गई चर्चा हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी। विपिन जी पूछ रहे हैं, सर क्या प्रत्यक्ष युद्ध में इजराइल या अमेरिका भारत का साथ देंगे? देखिए, अमेरिका तो एक ऐसे कीड़े का नाम है जो उकसाने का काम करता है और दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है। अमेरिका चारों कोनों में हमेशा चाहता है ग्लोब के हर कोने में तनाव मौजूद रहे। तनाव रहेगा तो उसका जो है हथियार बाजार गर्म रहेगा और हथियार बिकते रहेंगे। तो यूएसए का तो आज तक का इतिहास ये कहता है, 71 के युद्ध में भी आपने देखा था उसने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, तो इसमें भी उससे कोई बहुत ज़्यादा आस नहीं की जानी चाहिए। बेशक अब वो चाइना को काउंटर करने के लिए थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकता है, परंतु उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस विदेशी राज्यों का प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सैद्धांतिक रूप से साथ आना, नैतिक रूप से साथ देना। इस लिहाज से उसका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल और हमारा एक गोपनीय रक्षा समझौता भी है, मित्रता संधि भी है, इसलिए इजराइल खुले रूप में हमारे साथ है। अभी हाल ही में मैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती हैं कि इजराइल के लगभग 270 व्यक्ति इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो सिस्टम है, उसको यहाँ पे तैनात करने में लगे हुए हैं। अभी लद्दाख में मौजूद हैं और बहुत सक्रिय रूप से वो हमारे साथ रहेगा। अतर सिंह जी नमस्कार भाई, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। विपिन जी आपका सवाल अच्छा था, लेकिन इस तरह के जो सवाल होते हैं उनका जवाब हमें इतिहास से देखना चाहिए कि चाल चलन क्या है। एक बात ध्यान रखना बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी भी कोई भी देश अपने राष्ट्रहित को प्राथमिकता देता है, उसे परोपकार से कोई लेना देना नहीं होता। यस, रशिया का क्या रुख रहेगा, यहाँ पे विदेश नीति अध्ययन का एक दृष्टिकोण चलता है जिसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विवेचना। देखिए, विचारधाराओं का भी अपना एक महत्व होता है। आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया, ये सारे एक ही विचारधारा से संचालित होने वाले देश हैं। हाँ, यहाँ पे ये जो त्रिकोण है, भारत, रूस और चीन का त्रिकोण, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में अमेरिका से भारत की जो नज़दीकियाँ रही, उन नज़दीकियों को काउंटर करने के लिए रूस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकता है और शायद ये निर्णायक रहेगा। देखिए, दो तरह के संबंध होते हैं, शांति काल में कूटनीति के जरिए संचालित होते हैं और संघर्ष काल में युद्ध के रूप में सामने आते हैं। अगर युद्ध हुआ तो इजराइल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जापान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और अगर कूटनीति के जरिए सुलझेंगे, शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा, तो रूस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यस, आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। शीतल जी नमस्कार, स्वागत है। इस तनाव के संदर्भ में और कोई सवाल, कोई जिज्ञासाएं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों की पूछ सकता है। कोरे जो सिद्धांत हैं विश्लेषणात्मक, उन्हें मैं सब्जेक्ट की क्लास में बराबर लेता रहूँगा और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि अच्छी तकनीकी, अच्छी क्वालिटी के साथ स्टूडियो में प्रॉपर मैंने अपना नेट, यूजीसी नेट का रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। बहुत जल्द विदिन 1 मंथ आपके लिए कोर्स उपलब्ध होगा। सारा पूरा उसमें आपके लिए जो है वीडियो, ऑडियोज़ और पीपीटीज़ के साथ प्रेजेंटेशन रहेगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ रहेगा। यस, एनीबडी एल्स, कोई और कुछ जिज्ञासाएं पूछना चाहता है? आपका सामरिक नीति से संबंधित सवाल हो सकता है, प्रतिरक्षा नीति से हो सकता है, या आपका विदेश नीति के सिद्धांतों से संबंधित हो सकता है, राष्ट्रहित से संबंधित कोई भी प्रश्न हो सकता है।
बड़े सरल और इनोसेंट लहजे में अगर कोई देसी सवाल पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। अपने आप को कभी ये मत समझना कि सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या पूछूं। जिस दिन बोलना शुरू करोगे, सोचना शुरू करोगे, उसी दिन से शुरुआत समझिए कि एक अभ्यास है, कोशिश तो कीजिए। चलिए, मुझे लगता है आप लोग संतुष्ट हैं पूरी तरह से। आप लोगों ने हमारे पड़ोसी राज्य की विदेश नीति में हावी होते यथार्थवाद को देखा, कमज़ोर पड़ते ऐतिहासिक परंपराओं को समझा, इतिहास और सांस्कृतिक तत्वों की कमजोरी को आपने पहचाना। एकता जी क्या कह रही है, यूएनओ का क्या रोल रहेगा सर, क्या यूएनओ के रहते वार की पॉसिबिलिटी है? एकता, यस, जैसा कि मैंने कहा था कि सरलतम सवाल भी आप कर सकते हो। देखिए एकता जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि यूएन जो है, यूएन बना किस लिए था, बहुत ज़रूरी था। अच्छा, यूएन को छोड़िए, मैं एक अलग बात आपको बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ये के जितने भी ये संगठन, हाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मैं बात कर रहा था कि कठिन समय में, इस तरह के घोर संघर्ष के दौर में, चाहे वो विश्व युद्ध की छाया का समय हो, चाहे वो शीत युद्ध का अंधेरा हो, या फिर अब अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे देशों में शक्ति हासिल करने की, या बाइपोलर वर्ल्ड जो डेवलप होता जा रहा है, ऐसा दौर हो, अब सत्ता हस्तांतरण का युग शुरू हो चुका है। अमेरिका उस पोजीशन पे नहीं, चीन की तरफ रुझान होता जा रहा है शक्ति का। तो चाहे ये दौर हो, इन संघर्षकालीन दौर में जब जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का या नियामक संस्थाओं का जन्म होता है, तो आप एक बात ध्यान से समझना इस यहाँ पे कि विकसित देश और पावरफुल देश ऐसे संगठनों का निर्माण हमेशा अपने झुकाव की तरफ करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस में संसार को रखने के लिए करते हैं। और ऐसे संगठनों की प्रासंगिकता तभी तक है जब तक कि वो इन देशों के हितों को साध रहे हैं, तो वो प्रासंगिक हैं। और समझ लो कि वो वास्तव में, रियल में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सभी को साथ लेकर और सभी को बराबर का दर्जा देकर वो भूमिका में आ गए। तो यही देश जिन्होंने इनका निर्माण किया है, यही देश जो शक्तिशाली देश और इनके आधार स्तंभ में, यही देश ऐसे संगठनों को कमजोर करने में लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यूएन, कोई भी संगठन बिना फंडिंग के नहीं चल सकता। हमारे चाणक्य जी कहते थे कि वित्त ही राज्य है और राज्य ही वित्त है। अर्थात फिल्मी लोग भी कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिना पैसा के उसके सारे काम नहीं संचालित हो सकते। आप जानते हैं पिछले दिनों फंडिंग रोक दी, WHO की फंडिंग रोक दी, और बहुत सारा हमारा भी उधार पड़ा है। इन विकसित देशों ने अब उसमें खुद से इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि यूएन अब उतनी प्रभावी भूमिका में रह गया है। यूएन तो क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई भी इतनी प्रभावी भूमिका में रह गया है। हाँ, क्षेत्रीय संगठनों का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होने वाला है। तो एकता जी, आपके सवाल का सीधा जवाब है कि इस वार की पॉसिबिलिटी के संबंध में यूएन, मुझे नहीं लगता कि कोई निर्णायक भूमिका अदा करेगा, क्योंकि यूएन को काउंटर करने जितनी ताकत यहाँ पे खुद पार्टीज में है। यस, निरंजन कुमार जी स्वागत है। और लोग भी अगर कुछ पूछना चाहें, यहाँ पे मैं कह रहा था कि क्षेत्रीय संगठन बहुत बड़ी भूमिका में होते हैं। तो क्षेत्रीय संगठनों के रोल को आप लोगों को जरूर पढ़ना है, समझना चाहिए कि इनका क्या रोल है और ये क्यों। भैया बड़ी सरल चीज़ समझ लीजिए, कोई भी संगठन वास्तव में उन संगठनों के माध्यम से अपने हित साधने का एक जरिया मात्र होता है। बेसिक इरादा यही होता है। प्लेटफॉर्म को नाम दे दिया जाता है, स्वरूप दे दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, पर वो कभी भी शक्तिशाली देशों के इन्फ्लुएंस से मुक्त नहीं हो सके, वो कभी भी उसकी छत्रछाया से बाहर नहीं आ सके। इस तरह का संगठन रहा है। नाम जिसे आप कह सकते हो नॉन अलायंस मूवमेंट जो है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, तो यदि इसने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य देशों ने या इसके शक्तिशाली देशों ने अपना हित साधने की कोशिश नहीं भी की, तो कौन सा आगे ले जा सके? आप बताइए, इतना बड़ा मूवमेंट होने के बावजूद भी क्या इसने विश्व को एक दिशा देने में भूमिका निभाई? इसके पैरोकार तो कहते हैं कि जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक फैलता जा रहा है, पर इसकी प्रासंगिकता पर भी आप एक लेख लिख सकते हैं। गुटनिरपेक्ष को देख लीजिए, गुटनिरपेक्ष में सुधार हुआ है। गुटनिरपेक्ष 2.0 को देख लीजिए, वास्तविक गुटनिरपेक्ष की नीति के साथ इसकी समीक्षा करके देखिए। तो जहाँ हित नहीं होता, जहाँ स्वार्थ का इन्वॉल्वनेस नहीं है, वहाँ डेफिनेटली
कुछ भी नहीं हो सकता। एक मूवी में मैंने देखा था, अक्षय कुमार जी कहते हैं कि जब तक समस्याएं पर्सनल नहीं होती तब तक फ़र्क नहीं पड़ता भैया, और पर्सनल बनाने के बाद उसमें डेडिकेशन और इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। यस यागवेंद्र, स्वागत है आपका। विदेश से अनुभव लेके आए हैं शायद कोरोना काल में, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। एनीबडी एल्स, कोई सवाल? चलिए, मुझे लगता है आज की परिचर्चा यहीं ख़त्म करने की आप लोगों की इच्छा हो रही है। सिस्टमेटिक वे में मेरी क्लासेज चलती रहेंगी, ये परिचर्चा हर रोज़ नए मोड़ पर जाएगी। बस आप लोगों को ये स्नेह और प्यार बनाए रखना है, और ये प्यार इतना सा है कि अभी केवल 10 की संख्या में आप लोग लाइव आ रहे हो, मैं ताज्जुब करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि विद्यार्थियों का सोचने का एक अंदाज बदले। हमारी शिक्षा पद्धति पहले से ही बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब स्थिति में है, उस पर भी हमारे ह्यूमैनिटीज़ के जो विषय हैं, मानविकी के जो विषय हैं, उनकी दुर्दशा तो सबसे बुरी हो रही है। वहाँ पे चिंतन मनन की गुंजाइश ही समाप्त हो चुकी है। अगर चिंतन मनन साथ रहेगा तो बदलती टेंडेंसीज़ का भी सामना आप कर सकते हो। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो नित नए परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं सिलेबस इत्यादि से, उसको भी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो नमस्कार, मुझे यानी जितेंद्र यादव को दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं इसी वक्त संध्याकालीन परिचर्चा की अगली कड़ी में। शुभ रात्रि।